Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the MG नरेगा के रिप्लेसमेंट बिल के पर्सपेक्टिव से है। 2005 के समय MG नरेगा का जो एक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आता है, जिसके थ्रू रूरल एरियाज के वहाँ पे राइट बेस्ड जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोवाइड किया गया था। प्रेजेंट समय के अंदर ये पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है वो कंटिन्यूस फेज में है। वहाँ पे एक बिल है जिसको कि प्रपोज किया गया प्रेजेंट समय के अंदर हमारे कंट्री का जिस तरीके से डिमांड है कि आप देखिए कि विकसित भारत का जो विजन है जिसको कि हमें अचीव करना है 2047 के समय डेवलप्ड इंडिया के स्टेटस को, तो उसको देखते हुए भी एक नया बिल है जिसको कि प्रपोज किया गया। बिल के द्वारा 2005 का जो एमजी नरेगा एक्ट है उसको रिप्लेस वो किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल का जो नेमिंग है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो विकसित भारत के विजन को देखते हुए विकसित भारत जो नेम है वो प्रपोज किया गया है बिल के ही अंदर। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है जो कि रूरल एरियाज के पर्सपेक्टिव से है, तो ग्रामीण जो वर्ड है वो भी इंक्लूड किया गया। ये बिल जो है वो रिप्लेस किसको करेगा, 2005 का जो एमजी नरेगा एक्ट है उसको ये रिप्लेस करेगा। एमजी जो नरेगा एक्ट है उसको ये रिप्लेस करेगा। तो स्टूडेंट्स, अब आपको एग्जाम के पर्पज से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए जो बिल के जो प्रोविजंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जो प्रपोज किए गए हैं जो कि डिफरेंस हैं यहाँ पे 2005 का जो एक्ट है उसके साथ में। तो फर्स्ट आप देखिए कि जिस तरीके से 2005 के एक्ट के अंदर में वर्क का जो सिचुएशन हुआ करता था कि डिमांड ड्राइवन जो फ्रेमवर्क है जो एग्जिस्ट किया करता था, डिमांड ड्राइवन जो फ्रेमवर्क है एग्जिस्ट किया करता था उसको रिप्लेस है वो कर दिया गया है, उसको रिप्लेस किया गया है सप्लाई ड्राइवन जो स्कीम है उसके साथ में। सप्लाई ड्राइवन जो स्कीम है उसके साथ में रिप्लेस किया गया। अर्लियर पेज में जो पर्सन है जिनको एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरत है वो अपने एनरोलमेंट को कैरी आउट करते थे। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं मिलता है, जिनको भी डिमांड था वहाँ पे, तो आप देखिए कि उनको जो कंपनसेशन के रूप से जो मनी है वो भी प्रोवाइड किया जाता था वहाँ पे, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं मिलता है। पर्सन्स का जिस तरीके से डिमांड ड्राइवन जो फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता था वो यहाँ पे सप्लाई ड्राइवन जो स्कीम है उसके साथ में जो रिप्लेस है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बजट का जो अलोकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि जो बजट का जो अलोकेशन है उसको फिक्स किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे डिटरमाइन करेगा। अलोकेशन आप देखिए कि कैप किया गया है फिक्स बजट के रूप से, और डिटर्मिनेशन है वो कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिटर्मिनेशन है वो रहेगा बजट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें गारंटी जो वर्क्स हैं जो कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है गारंटी बेसिस के ऊपर में, अगर आप एक बार एनरोलमेंट को कैरी आउट करते हो, आपको जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसके भी 5 किलोमीटर का जो रेडियस एरिया था उसके अंदर में आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता था। तो 100 डेज की जो गारंटी वेज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो हुआ करता था उसको इंक्रीज किया गया है 125 डेज के साथ में। तो इंक्रीज हुआ है 100 डेज के अंदर में 125 डेज हैं वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फाइनेंशियल बर्डन के बारे में, स्टेट्स जो हैं वो 90-10 का जो रेशियो है वो एग्जिस्ट किया करता है प्रेजेंट समय में। 90-10 का यहाँ पे एक रेशियो है वो एग्जिस्ट करता है। अब देखिए कि 90-10 का जो रेशियो है वो किस तरीके से है। एमजी नरेगा का जो लेबर का जो वेज है, एमजी नरेगा का जो लेबर का जो वेज है, लेबर वेज आप देखिए कि यहाँ पे 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कैरी आउट किया जाता है। 100% जो लेबर का वेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है। 75% जो मटेरियल का जो वेज है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है। 75% जो मटेरियल है, जो मटेरियल यूज हुआ करता है वर्क के रिगार्डिंग, वो पैसा है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही कैरी आउट होता है। अब इसको रिप्लेस किया गया यहाँ पे ओवरऑल, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 90-10 का जो रेशियो है वो बनता है। स्टेट गवर्नमेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% है। इसको रिप्लेस किस तरीके से किया गया है, 60-40 के रेशियो के रूप से किया गया है। स्टेट्स का जो फंड है, स्टेट्स का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। स्टेट्स को जो मोर पैसा है, जो फाइनेंस है वो प्रोवाइड करना होगा। ईयरली बेसिस के ऊपर में जो हमारा एमजी नरेगा एक्ट है जो इस्टेब्लिशमेंट में हुआ करता था वहाँ पे
सीजनल पोज हैं वो दिए जाएंगे, जैसे कि आप देखिए कि एग्रीकल्चर के एरिया के अंदर में अगर एमजी नरेगा के जो वर्कर्स हैं उनका डिमांड है कि जो वर्किंग एमजी नरेगा के अंदर वर्क किया करते हैं, एग्रीकल्चर का यहाँ पे हार्वेस्टिंग का समय है जिस समय उनका एग्रीकल्चर में डिमांड है, तो उस समय इसको पोज करने के बारे में भी मेंशन किया गया कि जो ईयरली बेसिस के ऊपर में जो वर्क हुआ करता है उसका रिप्लेसमेंट होगा सीजनल पोज के साथ में, कि सीजनल बेसिस के ऊपर में जो पोज है वो दे दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से कुछ जो बिल है जिसके अंदर में जो चेंजेज हैं वो किए गए हैं। अब आप देखिए कि बिल का जो अपोज है वो किया गया अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा। इवन इनिशियली फेज के अंदर में जो एमजी नरेगा का जो एक्ट आया था जिसके रिगार्डिंग एक एनजीओ है मजदूर किसान शक्ति संगठन, राजस्थान के वहाँ पे लार्जली वे के अंदर ऑपरेट किया करता है। मजदूर किसान शक्ति संगठन है, उन्होंने भी यहाँ पे इस जो नया बिल है जिसको कि क्रिटिसाइज किया है, अपने जो कंसर्न्स हैं वो उन्होंने रेज किए हैं। अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी यहाँ पे क्वेश्चंस को रेज किया है कि कंटिन्यूस इस तरीके से जो नया बिल है वो कैसे न्यू काइंड ऑफ आप देखिए कि जो कन्फ्लिक्ट्स है वो क्रिएट है वो कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये नए बिल के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। अब आपको एक इम्पोर्टेंट जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका नाम पता होना चाहिए। रघुवंश प्रसाद नाम से एक मिनिस्टर हुआ करते थे, बिहार से वो बिलोंग किया करते थे। उनके द्वारा ये जो कंप्लीट बिल है जिसको प्रपोज किया गया था 2005 के समय, और आप देखिए कि जब बिल को प्रपोज किया गया था तो उन्होंने एमजी नरेगा को वन काइंड ऑफ एक एक आप देखिए ऐसा डिसीजन बताया गया कि जो रूरल एरियाज के अंदर में जो एम्प्लॉयमेंट है उसको तो जनरेट करेगा ही, पुअर्टी है उसको भी ये रिड्यूस करेगा। काफ़ी कुछ एरियाज के अंदर में पॉजिटिव बेनिफिट भी रहा है एमजी नरेगा का। स्पेशली आप देखिए कि जो चेक डैम्स हैं उनको क्रिएट करना हो एमजी नरेगा वर्कर्स के द्वारा। चेक डैम्स हैं जो कि स्पेशली जो ऐसे एरियाज जहाँ पे कम बारिश हुआ करती है उन एरियाज के अंदर में ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने के अंदर एमजी नरेगा वर्कर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है वो रहा है। और आप देखिए कि बिल के अंदर में ये 60-40 का जो रेशियो है वो हिली स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे 90-10 के रेशियो के रूप से ही एग्जिस्ट करेगा। तो एक्सेप्शनल जो स्टेट्स हैं यहाँ पे हिली स्टेट्स एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे 90-10 का जो रेशियो है वही एग्जिस्ट करेगा। पहलगाम के अंदर में जो टेरर अटैक हुआ था, आप देखिए कि हमारे जो टूरिस्ट पर्सन हैं वो विजिट के लिए जाया करते हैं पहलगाम के एरिया के वहाँ पे। पहलगाम के उस एरिया में जब अटैक होता है उसके बाद में आप देखिए कि एक पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, टीआरएफ नाम का एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। इनिशियली उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिया था कि हमने ये टेरर अटैक है उसको कैरी आउट किया है। जो टीआरएफ है जो जिसका जो नेम है रेजिस्टेंस फ्रंट के रूप से इसको जाना करते हैं। आप देखिए कि एलईटी नाम का जो टेरर ग्रुप है लश्कर ए तैयबा उसी का एक एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के रूप से ये एग्जिस्ट है वो किया करता है। तो स्टूडेंट्स टीआरएफ एंड एलईटी हैं उनको यहाँ पे चार्जशीट के अंदर जो नेमिंग है वो किया गया है एनआईए के द्वारा। चार्जशीट है वो फाइल हुआ है पहलगाम अटैक के पर्सपेक्टिव से। इसके अंदर में कुछ नाइबर पर्सन हैं उन्होंने भी जो टेररिस्ट हैं उनको अपने आप देखिए किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया था, तो उनका भी यहाँ पे नेमिंग है इस चार्जशीट के अंदर में। पहलगाम टेरर अटैक के लेटर फेज के अंदर में हमारा जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो कैरी आउट करते हैं ऑपरेशन सिंदूर को। ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू इनिशियली हमने आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर में जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसेज हैं उनको ही यहाँ पे टारगेट है वो किया था, जिसमें चाहे लश्कर ए तैयबा हो, टीआरएफ का अगर कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट करता है उसको यहाँ पे टारगेट करना हो। तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इनिशियली जो हमारा टारगेट था क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बेसेज हैं उन्हीं को यहाँ पे निशाने पे रखा गया था। फिर आप देखिए कि लेटर फेज में पाकिस्तान की फोर्सेज हैं जो कि ड्रोन है, ड्रोन के थ्रू अटैक को कैरी आउट करते हैं। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको कि हम सुदर्शना उसका नेमिंग है वो किया गया है। वैसे तो आप देखिए S-400 के रूप से वो एग्जिस्ट है। तो उनके द्वारा जो ड्रोन अटैक्स हैं उनको इंटरसेप्ट भी किया गया, उनको वहाँ पे एलिमिनेट है वो भी किया गया। ऑपरेशन महादेव है वो भी कंटिन्यूस जम्मू एंड कश्मीर के एरिया के अंदर टेररिस्ट पर्सन है उनको एलिमिनेट करने के रिगार्डिंग एग्जिस्ट है वो किया करता है। तो ये बेसिकली हमने कुछ पहलगाम टेरर अटैक है उसके बारे में देखा। पहलगाम के वहाँ पे जो टूरिस्ट पर्सन है वो क्यों विजिट किया करते हैं, आप देखिए कि लार्ज लेवल के ऊपर में ग्रासलैंड का जो आपको ग्राउंड है वो वहाँ पे क्रिएट होता है जिसको कि मिडो फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स? मिडो फॉर्मेशन है वो हुआ करता है कि लार्ज लेवल के ऊपर में जो ग्राउंड है वो क्रिएट होना, ऐसा आपको हिमाचल प्रदेश के भी कुछ एरियाज के वहाँ पे मिलेगा।
चार्जशीट के बारे में ऑलरेडी कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था कि जो चार्जशीट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो नहीं है। चार्जशीट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है डिफरेंट डिफरेंट केसेज के अंदर में कि पब्लिक पर्सपेक्टिव से उसको आप देखिए कि पब्लिक डोमेन के अंदर में प्लेस करना, ये आप देखिए कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो नहीं है। काफ़ी सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर में हुआ करता है। तो पब्लिक डोमेन के अंदर में उसको रखना है, वो नहीं चाहिए चार्जशीट को यहाँ पे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड डिफरेंट डिफरेंट वे के थ्रू उसको पब्लिक डोमेन है उसके अंदर में कैरी आउट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव से हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पे जो रेगुलेटरीज हैं उसके रूप से एक बोर्ड को क्रिएट करने के रिगार्डिंग बिल है उसको प्रपोज किया गया। बिल का जो नेमिंग है फर्स्ट आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। विकसित भारत का जो विजन है उसको ही देखते हुए बिल यहाँ पे प्रपोज हुआ है। विकसित भारत शिक्षा आदि संस्थान, विकसित भारत शिक्षा आदि संस्थान जो बिल है अब इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए सेंड है वो कर दिया गया। अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यहाँ पे अपोज करते हैं इस बिल को। उनके द्वारा कहा गया कि कंप्लीटली जो एग्जीक्यूटिव का ओवर रीच है वो कैरी आउट होगा। एग्जीक्यूटिव का जो ओवर रीच है वो यहाँ पे कैरी आउट होगा। और ये जो एग्जीक्यूटिव का ओवर रीच है वो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरल, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट में है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव का ओवर रीच है अगेंस्ट द प्रिंसिपल, अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, तो उसको अब यहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके लिए सेंड किया गया है, जिससे कि क्लोज बाई क्लोज है उसके बेसिस के ऊपर में बिल को एग्जामिन है वो किया जाए। अपोजिशन का जो भी सजेशंस है उनको यहाँ पे इंक्लूड है वो किया जाए। स्टूडेंट्स हमारा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, हमारा जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है AICT ही है। और इसके अलावा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। इन थ्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थ्री रेगुलेटरीज हैं, उनको ये बिल है वो रिप्लेस करेगा। और भी यहाँ पे बोर्ड का क्रिएशन है वो कैरी आउट किया जाएगा। सेपरेट जो बोर्ड्स हैं, सेपरेट जो काउंसिल्स हैं, उनका यहाँ पे क्रिएशन है वो किया जाएगा इस बिल के थ्रू। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने यहाँ पे देखा, अपोजिशन के जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारे जो न्यूक्लियर एरियाज हैं, न्यूक्लियर एरिया के अंदर में हमें न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन को इंक्रीज इस वजह से भी करना है क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लीन एनर्जी का हमें डिमांड को कैरी आउट करना है 2070 के समय। तो जीरो कार्बन का जो एमिशन है वो होना चाहिए। हमें यहाँ पे कार्बन जो न्यूट्रलिटी है, जीरो कार्बन का जो एमिशन है उस स्टेटस को अचीव करना है। प्रेजेंट समय के अंदर में जो 8.8 गीगावोट है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ करता है न्यूक्लियर सेक्टर के थ्रू एनर्जी है, जिसका डिमांड है वो ये है या ऑब्जेक्टिव ये है कि 100 गीगावोट है वो हमें करना है, 100 गीगावोट करना है 2047 के समय में। तो स्टूडेंट्स इसी को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है वो मोर इम्पोर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ इंडिया से ही बिलोंग नहीं करना चाहिए, फॉरेन जो फर्म्स हैं वो भी यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है उसको कैरी आउट करें। तो उसी के रिगार्डिंग में एक नया बिल है जिसको प्रपोज किया गया। बिल का जो नाम है वो यहाँ पे शांति है रखा गया है। बिल का जो नाम है वो क्या रखा गया है? शांति। तो शांति जो यहाँ पे जो एक्रोनिम है उसके अगर हम एक एक वर्ड को यहाँ पे रीड करें, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें बिल के थ्रू क्या यहाँ पे चेंज किए गए हैं? प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंसेंटिवाइज है वो किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर से इंडिया से बिलोंग करता हो या आप देखिए कि जो फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनसे यहाँ पे बिलोंग है वो किया करता हो। जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर सेक्टर के जो लॉज हैं उनको ये रिप्लेस करेगा। प्रेजेंट समय में जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो कौन कौन से हैं? एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 का, और आप देखिए कि सिविल लाइबिलिटी जो न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है 2010 का। अब यहाँ पे सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है उसके अंदर में चेंजेस इस वजह से भी जरूरी थे कि जो फॉरेन का जो फर्म्स हैं वो मोर पार्टिसिपेशन करें। इस तरीके के बिल हैं वो नहीं होने चाहिए कि अगर कोई डैमेज होता है
सप्लाई के रिगार्डिंग में कोई डैमेज होता है तो उसके 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 रिगार्डिंग में जो कंपनसेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट है वो किया जा सके। तो स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग बिल्स को, एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको ये रिप्लेस करेगा। एनपीसीआईएल नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल आप हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो लिमिटेड है, तो एनपीसीआईएल का जो मोनोपोली है न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उनके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, उनके रेगुलेशन के अंदर में, तो उसका जो ऑपरेशन जो मोनोपोली है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि फॉरेन का जो फर्म्स है वो यहाँ पे अलाउ रहेंगे। कंपनसेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। 1 करोड़ का जो मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो यहाँ पे लगाया जाएगा। अगर कोई इक्विपमेंट जो सप्लायर है उसके द्वारा कोई डैमेज क्वालिटी है उसको यहाँ पे और अगर हम बात करें प्रेजेंट समय के अंदर, तो इसमें आप देखिए कि जो एसएमआर मिशन है जो कि बजट के अंदर प्रपोज किया गया था न्यूक्लियर सेक्टर के पर्सपेक्टिव से 20,000 करोड़ का, ये यहाँ पे एक मिशन था। स्मॉल मॉड्यूलर जो रिएक्टर्स हैं वो हमें डेवलप करने हैं, जिसको एक विजन के रूप से रखा गया था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द न्यूक्लियर प्लांट्स का जो नया बिल है उसके बारे में है। हमारे कंट्री के अंदर में न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि कोई आपसे पूछे कि कुडनकुलम का जो प्लांट है वो कहाँ पे है। कुडनकुलम के अलावा आप देखिए कि और भी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। काकरापर है जो कि गुजरात में सूरत के पास में है। तारापुर है जो कि फर्स्ट हमारे यहाँ पे जो प्लांट के रूप से एग्जिस्टेंस में आता है। फिर एक कल्पकम नाम से जो प्लांट है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो आप होमवर्क के लिए ये करना कि एक रफ मैप है उसको आप ड्रॉ करना और इन जो प्लांट्स हैं उनको आप यहाँ पे मार्क है वो जरूर से करना। हरियाणा के अंदर में गोरखपुर का एरिया है, फतेहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट है उसको डेवलप करना है। तो गोरखपुर के नाम से आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो गोरखपुर सिटी है वो सिचुएटेड है। और गोरखपुर का जो न्यूक्लियर प्लांट है जो फतेहाबाद के अंदर में एक विलेज होगा गोरखपुर, वहाँ पे उसको डेवलप है वो करना है। राजस्थान में जैसे रावत भाटा है वहाँ पे वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, ट्रेड डेफिसिट का जो 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 हमारे यहाँ पे जो नंबर्स थे वो रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। नवंबर के मंथ के समय एक्सपोर्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ। स्पेशली यहाँ पे यूएस के पर्सपेक्टिव से भी जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ यूएस के द्वारा। तो हमारे प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में 50% का जो टैरिफ है वो भी लगाया गया है, बट एक्सपोर्ट इंक्रीज होने का जो न्यूज़ है वो मेंशन किया गया है यहाँ पे। तो मंथली बेसिस के ऊपर में हमारे जो इकोनॉमी के जो डाटाज हैं उनको एनालाइज किया जाता है इस तरीके से ट्रैकिंग करते हुए। कांदामल का जो एरिया है वो कहाँ पे है, उड़ीसा के वहाँ पे सिचुएटेड है। और आप देखिए कि इनका जो टर्मरिक है, हल्दी है, उसको जीआई टैग है वो भी दिया गया है। इलीगल वे के अंदर में कैनबीज है, जो गांजा है उसका आप देखिए कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। उसके बिहाइंड में रीजन क्या है, इनका जो ज्योग्राफी है, जो टोपोग्राफी है वो एक मेन रीजन है। काफ़ी बार इस तरीके से जो इलीगल प्रैक्टिस है वो इनसाइड द फॉरेस्ट एरिया के वहाँ पे मिलेगा। सपोज कीजिए यहाँ से कोई रोड पास करता है, ये कम्प्लीटली फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट एरिया के इनसाइड डीप एरियाज के अंदर में इस तरीके से इलीगल वे के थ्रू जो जो आप देखिए कि जो इलीगल जो फार्मिंग है उसका प्रैक्टिस है वो उसको किया जाता है। तो उसी के बारे में बताया गया कि कैसे इसको स्टॉप किया जा सकता है कांदामल के एरिया के वहाँ पे। तो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनका मानना है कि जो पर्सन्स हैं उनको एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड है वो प्रोवाइड किया जाए। अल्टरनेटिव जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाए। सेकेंड आप देखिए कि उनके साथ में डिस्कशन का ज़रूरत है, उनके साथ में इंगेजमेंट है उसका यहाँ पे ज़रूरत है, जिससे कि ये रिड्यूस हो सके इलीगल जो कल्टीवेशन है यहाँ पे। स्टूडेंट्स इसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल नाम के दो वर्ड हैं जो एग्जिस्ट किया करते हैं। तो इन जो कंट्रीज हैं गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल के वहाँ पे जहाँ पे इलीगल ड्रग का जो ट्रैफिकिंग हुआ करता है, उनको आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा रीनेमिंग है वो भी किया गया था। डेथ क्रिसेंट एंड डेथ ट्राइंगल का जो नाम है वो दिया गया। इलीगल ड्रग वहाँ से सप्लाई हुआ करता है, उसी को कंट्रोल करने का हमारा अथॉरिटीज़ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रिसेंट के रूप से हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पे ईरान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जहाँ पे डेथ क्रिसेंट के थ्रू इंडिया के अंदर इलीगल जो ड्रग है वो ट्रैफिक है वो हुआ करती है। यहाँ पे आप देखिए कि म्यांमार है, म्यांमार के अलावा आपको यहाँ पे जो लाओस है, म्यांमार है, लाओस है और थाईलैंड है। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड है। 3 कंट्रीज हैं जिनको कि बेसिकली
डेथ जो ट्रायंगल है उसके नाम से जानते हैं। यूपीएससी ने जीएस पेपर थर्ड के अंदर में काफ़ी बार इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे हैं। जीएस पेपर थर्ड के अंदर में आपसे मेंस के अंदर में क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए गए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट जो सिडनी के अंदर में बोंडई बीच का एरिया है जहाँ पे वो शूटिंग का जो इंसिडेंट है वो हुआ है, जिसमें लार्जर लेवल के ऊपर में 16 के आसपास जो पर्सन्स हैं उनका डेथ हुआ। ऑस्ट्रेलिया एक पीसफुल कंट्री है, वहाँ पे इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो आपको रेयरली बेसिस के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। लास्ट समय आप देखिए कि 1996 के समय तस्मानिया का वो एरिया है जहाँ पे एक शूटिंग का जो इंसिडेंट है वो होता है, और प्रेजेंट समय में पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में जो जूइश कम्युनिटी है उनके अगेंस्ट में जो हेट क्राइम्स है वो इंक्रीज हुए हैं। जूइश कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, 0.4% के आसपास उनका पॉपुलेशन है वो बताया गया है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि उनके अगेंस्ट में जो हेट क्राइम्स है वो इंक्रीज हुए हैं। इजराइल हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उस समय से कंटिन्यूस इजराइल है वो ऑब्जेक्शन करता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में इस तरीके से हेट क्राइम्स का इंक्रीज होना, जिनको कि आप देखिए कि एंटी सेमिटिक अटैक्स के नाम से भी जानते हैं। एंटी सेमिटिक जो अटैक्स हैं वो इंक्रीज होना। तो इसके रिगार्डिंग में क्या यहाँ पे करना चाहिए, क्या क्या जो जो डिसीजंस हैं वो लेने चाहिए। 1996 के समय जब वो इंसिडेंट होता है तो उसके बाद में आप देखिए कि ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने आफ्टर द 1996 के उस इंसिडेंट के बाद में क्या किया था कि जो गन का यहाँ पे जो कंट्रोल, गन के रिगार्डिंग में जो कंट्रोल है उसको सेटअप किया कि गन जो है, गन जो वेपन है वो नहीं होना चाहिए। तो टफ कंट्रोल है वो कैरी आउट किया गया था। टफ वे के अंदर में जो कंट्रोल है वो एस्टेब्लिशमेंट में लाया गया। स्ट्रिक्ट यहाँ पे लाइसेंस का जो प्रोसेस है, लाइसेंस का जो प्रोसेस है उसको स्ट्रिक्ट है वो कर दिया गया। उसी तरीके के जो डिसीजंस हैं उनका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जिससे कि ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं उनको रोका जा सके, जो कि एक पीसफुल कंट्री है ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो जॉर्डन के विजिट के लिए जाएंगे तो उसके बारे में यहाँ पे जो वायलेंस के बारे में हम रीड किए, तो एक और न्यूज़ को हम यहाँ पे रीड करें। एक और न्यूज़ के अंदर में मेंशन किया गया है कि आउट ऑफ द 6 पर्सन, वर्ल्ड के अंदर में जो 6 पर्सन है जिनमें से एक जो पर्सन है वो किसी ना किसी तरीके से कन्फ्लिक्ट है उसको एक्सपोज उसका हुआ है 2025 के समय में। 2025 के समय जो कन्फ्लिक्टेड सिचुएशंस है उसको ये शो करता है कि वेस्ट एशिया के अंदर में आप देखिए कि इजराइल हमास का जो कन्फ्लिक्ट है, इजराइल हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उसका उसका एक्सटेंशन होना अदर पार्ट के लिए, चाहे वो ईरान के वहाँ पे उसका एक्सटेंशन होना, कतर के वहाँ पे भी आप देखिए कि फिर अटैक है उसको कैरी आउट किया जाना। तो वेस्ट एशिया के अंदर में जिस तरीके से कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें रसिया यूक्रेन के वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होना, अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिसके अंदर में सूडान का जो एरिया है और भी काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में हैं अफ्रीकन कंट्रीज के वहाँ पे। तो ये सिचुएशन ऐसा शो करता है कि वर्ल्ड वाइड के अंदर में जो 10% ऑफ पॉपुलेशन है उन्होंने किसी ना किसी तरीके से कन्फ्लिक्ट को फेस किया है 2025 के समय में। एक अनस्टेबल जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके सिचुएशन को शो करता है। आउट ऑफ द 6 पर्सन 1 पर्सन ने यहाँ पे कन्फ्लिक्ट को फेस किया है। अनस्टेबल जो ग्लोबल ऑर्डर है अब उसको कैसे डील किया जाए, डील इसी तरीके से किया जाए कि कंट्रीज का जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट के बिहाइंड में जो रीजन्स उनको अब देखिए कि अ, उनको रिजोल्व करने का ज़रूरत है कि क्या वहाँ पे रीजन्स एग्जिस्ट हैं वो किया करते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जॉर्डन के विजिट के लिए गए हैं। आप देखिए कि 75 ईयर्स के जो बाइलेटरल रिलेशंस हैं, 75 ईयर्स के जो बाइलेटरल रिलेशंस वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट में आए हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट में आए हैं तो उनको इन रिलेशंस को बूस्ट करने का जो ज़रूरत है, बूस्ट करने का ज़रूरत इस वजह से भी है कि पिछले कुछ समय से डिप्लोमेटिक वे के अंदर में जो जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका आपको जो एक कंट्री के वहाँ पे जो विजिट है वो काफ़ी कम नंबर्स में मिलेगा। लास्ट समय आप देखिए कि 2018 के समय में जब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पैलेस्टाइन के विजिट के लिए जाते हैं तो उस समय में आप देखिए कि उनके द्वारा विजिट है वो किया गया था जॉर्डन के वहाँ पे भी। उस दौरान में उनके द्वारा जो विजिट है वो किया गया था जॉर्डन के वहाँ पे भी। जॉर्डन का इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के साथ में, एंशियंट समय से ही आप देखिए कि इम्पोर्टेंस एक सिटी है जो जॉर्डन के वहाँ पे सिचुएटेड है। सिटी का जो नेम है वो क्या है, पेट्रा नाम उस सिटी का नाम है। तो ये एंशियंट सिटी है, एंशियंट समय के साथ में इंडिया के वहाँ पे जो ट्रेड है वो कैरी आउट हुआ करता था इस सिटी से। तो यहाँ पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है वो रहेगा। जॉर्डन के विजिट के बाद में प्राइम मिनिस्टर इथोपिया के लिए जाएंगे। इथोपिया का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में कल हम रीड कर चुके हैं।
और उसके इथोपिया के बाद में आप देखिए कि ओमान के लिए विजिट है वो रहेगा, जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन है वो किया जाएगा। अब आज का जो एडिटोरियल है वो ओमान के रिगार्डिंग में है। कल हमने इथोपिया के बारे में रीड किया था। एजुकेशन का जो सेक्टर है इथोपिया के, वहाँ पे इंडिया एज ए बैकबोन के रूप से काम किया करता है। फिर आपको डिफेंस एंड इन्वेस्टमेंट है वो भी एक मेजर रीजन मिलता है इथोपिया के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय में जो इथोपिया है वो ब्रिक्स का जो मेंबर कंट्री है वो बना है। तो न्यू एरिया ऑफ कोऑपरेशन, न्यू एरिया ऑफ डोमेन है वो यहाँ पे इमर्ज हैं, वो हुए हैं। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओमान के पर्सपेक्टिव से, ओमान का आप देखिए कि जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो वेस्ट एशिया के अंदर में है। वेस्ट एशिया के अंदर स्पेशली जो गल्फ एरिया है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनके एज ए डोर के रूप से या गेट के रूप से ये एग्जिस्ट है वो किया करता है जोग्राफिकल लोकेशन के रिगार्ड। जब आप देखिए कि वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं पाकिस्तान के साथ में जो क्लोज रिलेशंस है वो रखा करते थे, उस समय जो ओमान का एक क्लोज आपको जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो इंडिया के साथ में मिलेगा, स्ट्रेटजिक रिलेशन इंडिया के साथ में मिलेगा। उन्हीं स्ट्रेटजिक रिलेशंस को देखते हुए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको 2008 के समय में इंडिया और ओमान है उन्होंने यहाँ पे साइन है वो किया है। फिर लेटर फेज के अंदर में जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो यहाँ पे बायलेटरल ट्रेड है उसको ये बूस्ट करता है। जब इंडिया G20 का जो मीटिंग है, G20 का जो मीटिंग है उसको उसको ऑर्गेनाइज करता है 2023 के समय, तो ओमान को एज ए गेस्ट मेंबर के रूप से वहाँ पे इनवाइट है वो किया गया था। डिफेंस एंड सिक्योरिटी जो एंगेजमेंट है बोथ कंट्रीज का, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में जो एंगेजमेंट है, डिफेंस सिक्योरिटी का जो एंगेजमेंट है वो वन काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट पिलर है हमारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि 2005 के समय एक MOU है उसको साइन किया गया था मिलिट्री कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में। इसके अलावा यहाँ पे वेस्ट एशिया का ये फर्स्ट कंट्री है जिसके साथ में हमने जो थ्री विंग हैं, जो थ्री विंग कौन कौन सा, हमारा जो एयर फोर्स है, जो नेवल फोर्स है और हमारा जो डिफेंस फोर्स आर्मी है, तो आप देखिए कि उनके साथ में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जॉइंट वे के रूप से हमारा एग्जिस्ट है वो किया करती हैं। 2012-13 के समय इंडियन जो नेवल शिप हैं वो कंटिन्यूस अपने एक जो जो सिक्योरिटी सिचुएशन के रिगार्डिंग में अपना एक पोस्टिंग के ऊपर हुआ करते हैं गल्फ ऑफ ओमान के वहाँ पे, जिससे कि एंटी पायरेसी के जो ऑपरेशंस उनको डील है वो किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये शो करता है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर में बोथ कंट्रीज का यहाँ पे ऑपरेशन है। इसके अलावा आप देखिए कि इंडियन स्मॉल आर्म्स का जो सिस्टम है, इंडियन स्मॉल आर्म्स का जो सिस्टम है जिसके थ्रू जो असोल्ट राइफल्स को डेवलप किया गया था, उनको ओमान फर्स्ट कंट्री बनता है जो परचेज करता है। तो डिफेंस कोऑपरेशन को फिर ये यहाँ पे शो करता है। प्रेजेंट समय के अंदर में जो इंडियन ओशन रीजन का जो एरिया है, या आप देखिए कि जहाँ पे ओमान सिचुएटेड है उस एरिया के अंदर में चाइनीज जो फोर्सेज हैं, चाइनीज फोर्सेज हैं, उनकी प्रेजेंस का इंक्रीज होना, वो भी यहाँ पे इंडिया के लिए एक बेटर बेटर जो रिजल्ट्स को कैरी आउट करता है कि हमारे यहाँ पे जो ओमान है उसके साथ में हमारे डिफेंस रिलेशंस हैं, हमारी फोर्सेज का वहाँ पे प्रेजेंस है, जिससे कि चाइनीज जो जो इंक्रीजिंग सिचुएशन है उसको उसको काउंटर है वो किया जा सके। ओमान के वहाँ पे सिचुएटेड एक पोर्ट है जिसका कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट्स हैं वो 2018 के समय साइन हुए थे। दक्कम नाम का वो पोर्ट है। तो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है पोर्ट के रिगार्डिंग में, कौन सा पोर्ट है जो कहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जॉइंट वेंचर फंड के बारे में, जो 50-50% से जॉइंट वेंचर फंड है इंडिया और ओमान का इस्टेब्लिशमेंट में आया था, जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट है वो लार्जर लेवल के ऊपर में कैरी आउट है वो हो सके। इसके अलावा आप देखिए कि कोऑपरेशन के जो एरियाज हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो भी बोथ कंट्रीज के बिटवीन के अंदर में है। G20 है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पिलर के रूप से ओमान है वो वर्क करेगा, इम्पोर्टेंट रोल है उसको यहाँ पे प्ले है वो करेगा। एजुकेशन और हेल्थ का जो सेक्टर है उसके अंदर में भी हमारे जो बोथ कंट्रीज हैं उनका कोऑपरेशन है। तो ये ओमान के साथ में रिलेशंस को शो करता है कि कैसे हमारे रिलेशंस पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में डेवलप हैं वो हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स बायो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि बायो सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं उनको किस तरीके से हमें अपग्रेड करने का ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे बायो सिक्योरिटी है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि बायो सिक्योरिटी है वो क्या यहाँ पे है। बायो सिक्योरिटीज को आप देखिए कि रेफर किया जाता है सेट ऑफ प्रैक्टिस एंड सिस्टम डिजाइन टू डेटर
इंटेंशनल जो मिसयूज किया जाए बायोलॉजिकल जो एजेंट्स हैं, टॉक्सिन्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, बायोलॉजिकल जो थिंग्स हैं उनको एज ए वेपन के रूप से ऐड करते हुए यहाँ पे कोई भी डैमेज है वो करने का कोशिश किया जाए, तो उनको डील करने के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है उसको हम बायो सिक्योरिटी का जो नेमिंग है वो दिया गया है। इंडिया का जो ज्योग्राफी है, इकोलॉजी है, वो वल्नरेबल है। क्रॉस बॉर्डर हमारे यहाँ पे बायो रिस्क वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो आप देखिए कि ऐसा कंट्री है जो कि कंटिन्यूस टेररिज्म है, इंडिया के अगेंस्ट में जो जो फिलोसफी है उसको वो कैरी आउट करता है। इंडिया का आप देखिए कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस होना, लार्ज जो पॉपुलेशन है वो इसको डेंजरस थ्रेट के रूप से ये क्रिएट करता है। तो इसके रिगार्डिंग में हमें हमारा जो मिलियंस बिलियंस ऑफ इंडियन पर्सन्स उनका जो सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बायो सिक्योरिटी के जो मेजर्स उनको यहाँ पे इम्प्रूव है वो करने का ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया गया। इंडिया यहाँ पे जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है या ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है उसका भी यहाँ पे मेंबर है, जहाँ पे बायो सिक्योरिटी है उसके ऊपर एम्फेसाइज है वो किया जाता है। तो बायो रिस्क रिडक्शन के अंदर में हमारी काफ़ी सारी एजेंसीज हैं, मल्टीपल एजेंसी हैं जो कंटिन्यूस इंगेज करती हैं, चाहे वो लैब का रेगुलेशन करना हो, पब्लिक हेल्थ का सर्विलेंस करना हो, एग्रीकल्चर की प्रोटेक्शन को कैरी आउट करना हो, और एक यूनिफाइड नेशनल बायो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है वो इवॉल्विंग प्रोसेस के अंदर में है, उसका ज़रूरत है हमारे कंट्री को। रिसेंटली आप देखिए कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है वो रिलीज हुआ था, जिसके अंदर में इंडिया का जो रैंकिंग है वो 66 रैंकिंग है वो दिया गया था। और आप देखिए कि यहाँ पे अब समय के साथ में जरूरत है नए फ्रेमवर्क को डेवलप करने का। विंटर के समय में रोड के जो एक्सीडेंट्स वो हुआ करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो कंसर्न्स उनको यहाँ पे रेज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंसर्न्स के अंदर में बताया गया कि जो विंटर के समय का जो सिचुएशन है उसको डील करने का ज़रूरत है। उसको डील करने के रिगार्डिंग में हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैं, वो यहाँ पे डिसीजंस को कैरी आउट करें, और डिसीजंस को आप देखिए कि कैरी आउट करें जिससे कि रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस है वो किया जा सके, जो कि ईयरली बेसिस के ऊपर में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से 1.73 लाख के आसपास जो डेथ हैं वो मिला करती हैं। ये नंबर्स इंक्रीज होने लगे हैं, उसके बिहाइंड में रीजन ये है कि आप देखिए कि जो प्रैक्टिस है उनको यहाँ पे काफ़ी अनएथिकल वे के अंदर में ड्राइविंग को कैरी आउट करना, ओवर स्पीड को यहाँ पे कैरी आउट करना, उसके थ्रू ड्राइविंग है, ड्रंक एंड ड्राइव है वो भी एक मेजर रीजन है। और स्टूडेंट्स जो रोड्स हैं उनका क्वालिटी है वो बेटर ना होना, काफ़ी बार आपको रोड का जो टेक्निकल एरियाज हैं, जैसे कि आप देखिए कि सडन रोड का जो साइज है वो कम होना, जो यहाँ पे अगर कट्स हैं वो सडन ओपनली कट्स होना, जिसके थ्रू भी यहाँ पे आपको रोड एक्सीडेंट्स के अंदर में जो नंबर्स हैं वो मिलेंगे। जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो ओथ को कैरी आउट करेंगे, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में है। रिसेंटली आप देखिए कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके 20 ईयर्स वो कंप्लीट हुए थे, और एक 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 जो क्वेश्चन है, एक जो एरिया है जिसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स रेज हुए वो यही थे। इंफॉर्मेशन कमिश्नर से उनके अपॉइंटमेंट के अंदर में कंटिन्यूस डिले होना वो एक मेजर रीजन था। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो सीआईसी है उनका ओथ प्रोसेस को कैरी आउट है वो किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि मेक्सिको के रिगार्डिंग में है। मेक्सिको गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक डिसीजन लिया है, वहाँ पे टैरिफ है उसको हाइक किया गया। तो हमारा जो अथॉरिटीज हैं वो कंटिन्यूस डिस्कशन के अंदर में है मेक्सिको के साथ में, कि मेक्सिको का जो प्रपोज 50% का जो टैरिफ है उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर में ना हो। मेक्सिको के द्वारा कंट्रीज के साथ में इंक्रीज किया गया है उनका जो टैरिफ है, जिनके जिनके साथ में उनका एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो नहीं है। और डब्ल्यूटीओ का जो मोस्ट फेवर नेशन का जो कैटेगरी है उसके अंदर में वो आया करते हैं, और मेक्सिको के साथ में उनका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो नहीं है। उनके अगेंस्ट में जो टैरिफ है वो यहाँ पे हाइक हुए हैं। अब बेसिकली आप देखिए कि टैरिफ हाइक हुए हैं, इंडिया के ऊपर 50% है वो अप्लाई रहेगा, तो क्या इसका क्विक वे के अंदर में सॉल्यूशन है? क्योंकि एफटीए जब यहाँ पे किए जाते हैं तो एफटीए के अंदर में आप देखिए कि लार्जर लेवल ऑफ नेगोशिएशन एंड डिस्कशन है वो हुआ करते हैं। तो क्विक वे के अंदर में एफटीए है वो एग्जिस्टेंस में आना पॉसिबल नहीं है। तो एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन किया जाए, उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाए मेक्सिको के साथ में। जो ट्रैफिक जो टैरिफ यहाँ पे इंक्रीज हुआ है $2 बिलियन के आसपास, ये इंडिया का आप देखिए कि जो एक्सपोर्ट है, जो मेक्सिको के वहाँ पे जो एक्सपोर्ट हुआ करता है उसको ये इम्पैक्ट है वो कर सकता है।
इंडिया आप देखिए कि यहाँ पे डब्ल्यूटीओ का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके थ्रू ये डिसीजंस लिए गए हैं, तो डब्ल्यूटीओ के वहाँ पे जो चैलेंज है वो भी नहीं हो सकता। तो हमें बायलेटरल वे के थ्रू मेक्सिको के साथ में एंगेजमेंट है उसका यहाँ पे ज़रूरत है। मेक्सिको के द्वारा ये जो डिसीजंस हैं वो क्यों लिए गए हैं, क्यों जो टैरिफ है उसको इंक्रीज किया गया, क्योंकि आप देखिए कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग वे के अंदर में है। इस वजह से मेक्सिको के द्वारा ये जो डिसीजंस हैं वो यहाँ पे लिए गए हैं। इंडिया का जो लार्जर लेवल के ऊपर में क्या एक्सपोर्ट है वो हुआ करता है मेक्सिको के वहाँ पे, तो आप देखिए कि हमारा जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, हमारे जो टू व्हीलर्स हैं वो एक्सपोर्ट हुआ करते हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, टेक्सटाइल हैं, आयरन एंड स्टील है, ये मेजर वे के अंदर में आपको मेक्सिको के वहाँ पे एक्सपोर्ट है वो मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और यूएस है वेरी क्लोज सिचुएशन में है कि जिससे कि जो हमारा ट्रेड डील है उसको यहाँ पे कैरी आउट है वो किया जा सके। रेसिप्रोकल जो टैरिफ है उसको यहाँ पे रिप्लेस करना हमारा एक बेसिकली मेन टारगेट है कि रेसिप्रोकल टैरिफ है वो यहाँ पे रिड्यूस हो। इसके अलावा आप देखिए कि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ में भी, यूरोपियन यूनियन है उसके साथ में भी हमारा जो ट्रेड डील है वो नेगोशिएशन फेज के अंदर में है। यूरेशियन जो इकोनॉमिक यूनियन है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है उसके साथ में भी जो ट्रेड डील है वो एक नेगोशिएशन फेज के अंदर में है। और न्यूजीलैंड है, चिली है, न्यूजीलैंड है, चिली है, इन सभी कंट्रीज के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने एफटीए है उसको साइन करना है, तो बेसिकली वो नेगोशिएशन के कुछ नेक्स्ट लेवल के ऊपर में या लास्ट स्टेज के अराउंड में यहाँ पे नेगोशिएशन है वो पहुंचा है। कल हमने रीड किया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो क्यों यहाँ पे प्रेफरेंस के रूप से रखे गए हैं, तो फॉरेन पॉलिसी के भी एक टूल के रूप से वो काम करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के भी काफ़ी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाता है यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू। आप देखिए कि जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसके उसको प्रमोट करने वाले एक पर्सन हैं जिनको कन्विक्ट किया गया है हांगकांग के वहाँ पे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसके थ्रू उनका यहाँ पे कन्विक्शन है वो हुआ है। तो अब देखिए कि चाइना के प्रेशर के अंदर में हांगकांग के वहाँ पे एक डिसीजन हुआ, इसको यहाँ पे मेंशन है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चिली के पर्सपेक्टिव से है जिसके जिसके वहाँ पे हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन फेज में है, तो राइट विंग के जो लीडर हैं वो वहाँ पे पॉलिटिकल जो विक्ट्री उनका हुआ है इलेक्शन के अंदर में, और 35 ईयर्स के अंदर में जो राइट विंग के जो लीडर हैं वो पावर के अंदर में आए हैं। इजरायली जो फोर्सेज हैं, इजराइल का फोर्सेज के द्वारा वेस्ट बैंक के एरिया के अंदर में एक पैलेस्टीनियन जो टीनेज के पर्सन हैं उनको एलिमिनेट किया गया, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। फिर आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो अटैक हुआ है उसको उसको बताया गया कि जो पर्सन है जो फादर एंड सन है जिनके द्वारा यहाँ पे जो किलिंग्स हैं वो कैरी आउट हुए गए हैं, तो उन सभी रीजन्स को एग्जामिन किया जाएगा क्यों उनके द्वारा ये जो रेडिकलाइज वे के अंदर में जो अटैक है वो किया। और यूएस का आप देखिए कि जो प्रपोज प्लान है जिसके अंदर कहा गया कि डोनबास का जो रीजन है वो सीड कर दिया जाए यूक्रेन के द्वारा जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है जहाँ पे रसिया की फोर्सेज ने एरिया को कैप्चर किया है। यूक्रेन यूएस के इस प्रपोजल को रजिस्ट है वो करता है कि उनके द्वारा अपना जो टेरिटरी है उसको सीज है वो नहीं किया जाएगा, टेरिटरी को सीड नहीं किया जाएगा रसिया को वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर, आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में आपको मैप के ऊपर प्रैक्टिस करना है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी